अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हमने आज देखना है कि एक हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की ए शेल, दूसरा ऑर्बिट है एल एम शेल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्या इसको हीट प्रोवाइड करनी है। जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे हायर एनर्जी लेवल के अंदर। यानी कि इस ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये हायर एनर्जी लेवल के अंदर इसमें जा सकता है या इसमें, क्योंकि जब इसको हीट प्रोवाइड करनी है, इसको एनर्जी देनी है, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करने के बाद हायर ऑर्बिटल के अंदर जाना है। जब ये हायर ऑर्बिटल के अंदर जाएगा तो ये हाई एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी कम एनर्जी के वाले स्टेट के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर अपने आप को खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता और वो क्या करता है, दोबारा अपनी पोजीशन लोअर एनर्जी स्टेट वाली पोजीशन के ऊपर आना चाहता है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब इधर इस शेल में से इधर आएगा तो ये रेडिएशंस एमिट करेगा, ठीक है, रेडिएशंस। आज हम लोगों ने देखना है ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं किसी हाइड्रोजन गैस से, ठीक है, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसा स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। बोहर ने क्या किया था, हाइड्रोजन गैस ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को फिल किया। जब हाइड्रोजन गैस को फिल किया, फिल करने पर देखा गया कि उसमें से जब इसको इलेक्ट्रिक करंट यानी कि प्रोवाइड किया गया बैटरी के ज़रिए, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने पर उस ट्यूब के अंदर ब्लू रंग की लाइट पैदा होगी, ठीक। तो उस ट्यूब के अंदर क्या हुआ, ब्लू रंग का ग्लो पैदा हुआ। तो उसने देखा कि हुआ हो क्या रहा है, बेसिकली यही अमल हो रहा था उधर। जो हाइड्रोजन के एटम थे, ठीक है, गैसेस एटम जो थे, वो क्या कर रहे थे, वो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन फॉल किए, ठीक है, कैथोड रेज अमिट हुई। अमिट होने के बाद जब उन्होंने हिट किया हाइड्रोजन के एटम्स को, हाइड्रोजन के जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने क्या किया, उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले गए। जब वो एक्साइटेड स्टेट से दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर आए, ग्राउंड स्टेट के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर गए थे वही एनर्जी उन्होंने एमिट की। जब एनर्जी एमिट की तो पूरे के पूरे ट्यूब के अंदर यानी कि ब्लू रंग का ग्लो जनरेट हो गया, ठीक। तो जब इन यानी कि एमिटेड रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए देखा गया तो हम लोगों ने देखा गया कि काफ़ी यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट हो गई हैं, बहुत सारी यानी कि रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हम लोगों ने गैसेस एटम यूज़ किए थे वो काफ़ी तादाद के अंदर थे। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो हाइड्रोजन के एटम है उसमें से काफ़ी यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन आ रही हैं। तो बोहर ने क्या किया, उन स्पेक्ट्रल लाइन को 5 ग्रुप के अंदर यानी कि डिवाइड कर दिया। अब कौन से 5 ग्रुप के अंदर बोहर ने उनको डिवाइड किया वो देखते हैं। लाइमन है, बामर है, ठीक है, पास्टन है, ब्रैकेट है, पफर्ड है, ये 5 सीरीज़ हैं। इन 5 सीरीज़ के अंदर उसने स्पेक्ट्रल लाइंस को डिवाइड कर दिया। इन 5 सीरीज़ के अंदर बोहर ने क्या किया, बोहर ने इन 5 सीरीज़ के अंदर लाइन जो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही थी हाइड्रोजन एटम से, उनको इनके अंदर अरेंज कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि उसने कैसे अरेंज किया इन स्पेक्ट्रल लाइंस को। जब वो स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोगों ने डिटेक्ट की, एनर्जी लेवल देखें, हमें पता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल ये फ़र्ज कर लें मेरे पास है और दूसरा एनर्जी लेवल ये है, ठीक है। N1 इसको कह देते हैं, इसको N2 कह देते हैं। अब जो N3 है ये वाला, ये मेरे पास N4 है, ठीक है, ये मेरे पास N5 है एंड ये सो ऑन, ठीक है। अब देखें ये जो N1 और N2 इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है निस्बतन N2 और N3 से, फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। इस लिहाज से मैंने इनको ड्रा किया है, ठीक है। ये लाइनें जो लगाई हैं ये बेसिकली ऑर्बिट को ज़ाहिर कर रही हैं। ये मेरे पास N4 है, N5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या हुआ, बोहर ने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, यानी कि किस मर्जी शेल से आ जाए, ये ऑर्बिट है मेरे पास, ठीक है, इस शेल से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक है, या इसमें से आए, ठीक है, 5वें से आए, ये मेरे पास 5वां ऑर्बिट है, ये चौथे ऑर्बिट से आए, जिस मर्जी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन आएगा पहले ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त जो रेडिएशंस एमिट होंगी उन रेडिएशन को उसने क्या कह दिया, ये लाइमन सीरीज़ है, ठीक है। उनको एक नाम दे दिया गया कि इन जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं इनको नाम दे दिया जाए लाइमन सीरीज़, ठीक है। बोहर ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन n शेल ले लें, nth शेल ले लें, 5वां शेल ले लें, चौथा शेल, तीसरा शेल ले लें, दूसरा शेल, जब इलेक्ट्रॉन इन शेल में से पहले शेल के अंदर आएगा तो उस वक्त जो रेडिएशंस एमिट करेगा उन रेडिएशन को उसने किस सीरीज़ के अंदर रेंज कर दिया, उनको नाम दे दिया गया कि ये बिलोंग करती हैं लाइमन सीरीज़ से, ठीक है। इनको नाम दे दिया गया लाइमन सीरीज़।
अब उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, यानी कि nth ऑर्बिट है, पांचवा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है, तीसरा, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट के अंदर जब आएगा उस वक्त जो रेडिएशंस अमिट करेगा उनको उसने किस सीरीज़ के अंदर रेंज कर दिया है? बामर सीरीज़ के अंदर। ठीक है, इनको नाम दे दिया गया कि ये जो रेडिएशंस आ रही हैं ये बामर सीरीज से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट के अंदर आता है किसी भी ऑर्बिट से, यानी कि चौथे से, पांचवें से या किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट के अंदर आया तो उस वक्त जिस उसने जो रेडिएशन अमिट की उनको उसने किस सीरीज़ के अंदर अरेंज किया? उनको उन्होंने पास्टन सीरीज़ के अंदर अरेंज कर दिया। ठीक है, ये देखिए मेरे पास थर्ड ऑर्बिट है ये वाला, इसमें आ रहा है इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन इस तीसरे ऑर्बिट के अंदर आएगा उन रेडिएशन जो अमिट होंगी उन रेडिएशन को अरेंज कर दिया गया किस सीरीज के अंदर? पास्टन सीरीज के अंदर। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी भी ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट के अंदर तो उनको किस सीरीज के अंदर अरेंज कर दिया गया? उनको कह दिया गया कि जो रेडिएशन अमिट हो रही हैं जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है चौथे ऑर्बिट के अंदर, ये बिलोंग करती हैं किस सीरीज से? ये जो रेडिएशन है इनको नाम दे दिया गया ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, अब इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट के अंदर आता है, ठीक है, पांचवें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस वक्त जो रेडिएशन एमिट होंगी उन रेडिएशन को अरेंज कर दिया गया किस सीरीज के अंदर? पफन सीरीज के अंदर। तो इस तरह जब हाइड्रोजन गैस को हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया तो हीट एब्जॉर्ब करने पर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर आए तो बहुत सारी जो रेडिएशन एमिट हो रही थी उनको क्या किया? ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, उसके अंदर अरेंज कर दिया। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आता है तो उस वक्त जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उनको अरेंज कर दिया गया। ये उनको कहा जाता है कि जो रेडिएशन हैं इनका ताल्लुक लाइमन सीरीज से है। ठीक है, अब इसी तरह बामर सीरीज़ है, पास्टन है, ब्रैकेट सीरीज़ है, पफन सीरीज़ है, ये इन पांच सीरीज़ के अंदर रेडिएशंस को डिस्ट्रीब्यूट या अरेंज कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब आता है इस एन ऑर्बिट से या पांचवें ऑर्बिट से चौथे में या दूसरे से वन में या तीसरे से वन में आता है तो जो एनर्जी एमिट करता है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? हमने पढ़ा था एनर्जी जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। अब हम लोगों ने देखना है कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइमन सीरीज़ है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से लाइमन सीरीज़ के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है अगर एन सीरीज से वन में, तो एनर्जी जो एमिट कर रहा है, ठीक है, वो कितनी वेवलेंथ वाली है, कौन कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। अगर वो आ रहा है जी पाँचवें से पहले में तो उस वक्त की कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तो उस वक्त जो रेडिएशन एमिट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी है। अगर वो पाँचवें से पहले में आ रहा है तो कितनी वेवलेंथ होगी, चौथे से आ रहा है या तीसरे से आ रहा है, जिस मर्जी ऑर्बिट से जब वो इसमें आएगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तो हम लोगों ने उनकी वेवलेंथ को देखना है कि वेवलेंथ कितनी कितनी वो एमिट कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से यानी कि n2 से n1 में आता है, फ़र्ज कर लेते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी एमिट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसके अंदर जो वेव नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, ये किस तरह कैलकुलेट करने हैं ये देखते हैं। अभी फ़र्ज कर लेते हैं जी इलेक्ट्रॉन आ रहा है जी दूसरे ऑर्बिट से पहले वाले ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, जनरल फार्मूला था हमारे पास, m/z²e⁴, ठीक है, 8ε0 का स्क्वायर n² h², ठीक है, ये हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था माइनस, ठीक है, ये फार्मूला है एनर्जी का फार्मूला। E1 का ये है तो इधर मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगा और मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इधर Z रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन एटम को। अगर हमने यानी कि E2 एनर्जी लेवल, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, वो हम लोगों ने किस तरह कैलकुलेट करनी है, वो भी इसी तरह ही होनी है, z²e⁴ 8ε0 का स्क्वायर n² n की इधर 2 लगाएंगे हम लोग, ठीक है, h²। अब हमने क्या करना है, हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट के अंदर आ रहा है दूसरे से 1 के अंदर, तो जो डेल्टा E है वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो देखते हैं जी। डेल्टा E हमें पता है किसके बराबर होती है, E2 - E1, यानी कि अगर E2 से E1 निकाल दें तो हम लोग को डेल्टा E मिल जाएगी ना। जारी बात है जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है, n1 के अंदर है, तो ये डेल्टा E को ही ऑब्जॉर्व करके दूसरे ऑर्बिट के अंदर जाएगा, तो
इस तरह अगर हम लोग निकालना चाहते हैं डेल्टा ई, तो अगर हम लोगों ने डेल्टा ई निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, E2 माइनस E1 कर दें तो हमें डेल्टा ई मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इधर यही करना है डेल्टा ई। अब ये मेरे पास E2 है, ये मेरे पास E1 है। अब मैं क्या करूँगा, E2 से E1 माइनस करूँगा। अब माइनस इधर है, ठीक है, माइनस और जमा इधर है। अगर मैं जमा को इधर ले आऊँ, माइनस को इधर ले जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम, e की पावर 4 अब इस इक्वेशन में से जो जो चीज़ें कॉमन है उनको कॉमन कर ले, बाकियों को अलग लिख लें। जब मैंने कॉमन लिया, ये चीज़ें कॉमन आ रही हैं, ये बाकी चीज़ें बच गई हैं। ठीक है, इनको लिख लिए। यहाँ पर जो Z है, Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं बाकी M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 8 एप्सिलॉन 8 H², ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। इनको अगर मैं डिवाइड करूँ, डिवाइड करने पर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है फॉर फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, यानी कि सिर्फ अगर एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, वो ये है मेरे पास 2.18 10 की पावर माइनस 18 जूल। बाकी ये साथ लिख दें 1 n की पावर 2। अब इधर जो मैंने ये जो वैल्यू निकाली है, ये है हमारे पास फॉर हाइड्रोजन एटम, A1 एटम के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब याद रखें ये जो वैल्यू निकाली है मैंने किलो जॉल के अंदर नहीं निकाली। ठीक है, ये भी बात आपने माइंड में रखनी है कि ये मैंने 1 मोल के लिए नहीं निकाली, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास अगर वैल्यू है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट टर्म है, इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं एनर्जी निकाल लूँगा। ये डेल्टा ई है। ठीक है, मसलन अगर मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किस ऑर्बिट से आ रहा है, दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर पुट करूँगा 2, N2 की जगह क्या पुट करूँगा 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, और N1 मुझे पता है कि N1 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा, 1 का स्क्वायर। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर 2.18 10 की पावर माइनस 18 जूल, और इधर मेरे पास आ रहा है 1 माइनस 1 4। ठीक है, अब इधर क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँ मैं इनका, 4 आ गया, 4 माइनस 1 2.18 10 की पावर माइनस 18 जूल। ये मेरे पास है कि जी 3/4। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास है डेल्टा ई। यानी कि अब मैं किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, या किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा इनके साथ। ठीक है, 1/N1 आपने लिखना है इधर, यानी कि किस ऑर्बिट के अंदर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 1/N1 का स्क्वायर माइनस करना है जिस ऑर्बिट से भी आ रहा है। अगर आप लोग ये छोटा सा यानी कि प्रोसेस ये कर लें, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दें 2.18 10 की पावर माइनस 18 के साथ, तो आप लोग को एनर्जी इजीली डिटरमाइन कर लोगे। ठीक है, अब इसी तरह अगर मुझे कह दिया जाता है कि आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ जो भी यानी कि एमिट हो रही है जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो भी बिल्कुल इसी तरह ही हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, फार्मूला क्या है मेरे पास, E=HF। ठीक है, ये फार्मूला मेरे पास। अब अगर मैं E की जगह लिख दूँ HF, ठीक है, अब इधर क्या करता हूँ, मुझे पता है कि E किसके बराबर है, इसके बराबर है ना E, इसको लिख लो mz² E की पावर 4 8 एप्सिलॉन 8 का स्क्वायर N² H² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, यानी कि जो फोटॉन इमिट हो रहा है जब हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, तो F इधर लिख दें। ठीक है, H को इसके इधर आकर डिवाइड कर दें, तो कैसे, F=mz की पावर 2 E की पावर 4 8 एप्सिलॉन 8 का स्क्वायर N², H की पावर अगर 2 की जगह आप 3 कर दें। ठीक है, 3 करने पर इसको 1/N² N1
सिंपल इसी तरह यानी कि करके हम लोग निकाल लेंगे उसका वैल्यू। अगर इनकी कांस्टेंट की वैल्यूज़ पुट करें और यहाँ पर भी जो वैल्यूज़ है वो पुट करें तो हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप लोगों को कह दिया जाता है कि आपने वेवलेंथ निकालनी है या वेव नंबर निकालना है तो वो भी हम लोग इजीली निकाल लेंगे। हम लोगों को पता है कि E इज इक्वल टू एच एफ जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एच सी लेमडा, ठीक है, सी लेमडा के बराबर होते हैं। अब इसी तरह हमें पता है कि जो 1 ओवर लेमडा होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमें वेव नंबर के बराबर होता है, एच सी। और इधर मेरे पास है जी 1 ओवर लेमडा, वो किसके बराबर है, वेव नंबर के। इसको मैं इस तरह ज़ाहिर करूँगा, ठीक है। अब हमने अगर निकाल लिया वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर अगर हमने निकालना है कि किसी भी फोटोन के अंदर वेव नंबर कितने हैं तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल उसी तरह ही है। आपने क्या करना है, हमें पता है कि अगर E इज इक्वल टू एच एफ है तो E बराबर है एच सी ओवर लेमडा के भी बराबर है और E बराबर है एच सी और वेव नंबर के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, E की जगह लिख लेते हैं एच सी और ये जो म्यू के ऊपर बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेव नंबर को, ठीक है। अब ये फार्मूला वैसे लिख लें एनर्जी का जो है एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने निकालना है इस वेव नंबर को। बाकी ये जो दोनों टर्म है इनको इधर आकर डिवाइड कर दें, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर नहीं होगा, इधर एच की पावर 3 हो जाएगी और सी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। बाकी वैसे लिख लें 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यानी कि ये फार्मूले के ज़रिए आप लोग इजीली डिटरमाइन कर लो क्योंकि उस फोटोन के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म है मेरे पास जिसके अंदर h की पावर 3 और c भी है, इसको अगर टोटल की वैल्यू निकालें तो हमारे पास इनको डिवाइड करने पर एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। अब जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें मिलनी है, ठीक है। r इज इक्वल टू 1/1.09678 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये है हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट, जो ये किसके बराबर है, ये सारे के सारे जो कांस्टेंट हैं इनके बराबर होते हैं। अगर हम लोग इन कांस्टेंट की जगह इसको पुट कर दें, ठीक है, बाकी हम लोग देख लें कि किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनका, यानी कि लिखें इधर अगर n1 में आ रहा है किस ऑर्बिट से, उनको दूसरे को यानी कि 4th से आ रहा है, 5वें से आ रहा है, 6ठे से आ रहा है, जिस मर्जी ऑर्बिट के अंदर आ रहा है तो इनकी वैल्यू नंबर पुट करें। पुट करने पर अगर इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि उस फोटोन के अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, ठीक है। अब जो लाइमन सीरीज़ है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स यानी कि आते हैं, ठीक। अब लाइमन सीरीज़ की यानी कि सारी की सारी जो रेडिएशन है, जो लाइमन सीरीज़ के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उन स्पेक्ट्रल लाइंस का वेव नंबर निकालते हैं इधर, ठीक है। वेव नंबर निकालने से आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह यानी कि फार्मूला पुट करना है, इस कांस्टेंट को किस तरह पुट करना है और ये n1 और n2 को किस तरह पुट करके हम लोग वेव नंबर निकाल सकते हैं। जब आप वेव नंबर निकाल लेंगे तो उसी वक्त हम लोग को पता चल जाएगा कि उनकी वेवलेंथ किस तरह निकालनी है। हमने पढ़ा है 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव नंबर, यानी कि ये वेव नंबर के बराबर है। अगर हम लोग ये वेव नंबर निकाल लें तो उसको यानी कि हम लोग क्या करेंगे 1 वेव नंबर इज इक्वल टू लेमडा, यानी कि जब वेव नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग वेवलेंथ भी निकाल लेंगे फोटोन की। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हम लोग जो फोटोन एमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट के अंदर आता है तो उसकी एनर्जी कैसे निकालनी है, एनर्जी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल लेंगे। उसके बाद अगर वेव नंबर निकालने हो तो वेव नंबर किस तरह निकाल सकते हैं। अगर उसी फोटोन की वेवलेंथ निकालनी हो तो वेवलेंथ किस तरह निकाली जा सकती है। अब हम लोग लाइमन सीरीज़ के सारे वेव नंबर निकालते हैं। हम लोग देखते हैं कि लाइमन सीरीज़ की जो वेव नंबर्स हैं कौन कौन से वेव नंबर्स हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन आता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, कौन से दूसरे ऑर्बिट से यानी कि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आता है तो वेव नंबर कितने होते हैं उस फोटोन के अंदर। अब हमने क्या करना है n1 की जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, ठीक है। n1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1, ठीक है, ये मैंने 1 पुट कर दिया। लेकिन किस ऑर्बिट से आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट कौन सा है, जो n2 है वो सेकंड है, ठीक है। इधर मैं पुट कर देता हूँ 2, अब इधर मैंने पुट कर दिया 2। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 1/4, इधर क्या है 1/1 है, ठीक है। ये 1/1 ये मेरे पास हो गया है 1/4।
ये मेरे पास हो गया 1/4। जब मैंने इसका एलसीएम लिया है तो मेरे पास आ रहा है 3/4। 3/4 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ रहा है 82.26 10⁵ मीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसी तरह मैंने क्या किया है, अब इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर लेकिन आ रहा है तीसरे ऑर्बिट के अंदर, याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज़ है इसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आता है जिस मर्जी ऑर्बिट से, यानी कि तीसरे से चौथे में। लेकिन अब इधर n2 क्या है 3, अब इधर मैं n1 क्या पुट करूँगा 1, लेकिन इधर मैं पुट करूँगा 9, क्योंकि इधर है 3 का स्क्वायर होता है 9। जब इसका मैं एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ रहा है 9 - 1, यानी कि 8/9 ये मेरे पास आ रहा है। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 97.49 10⁵ मीटर इनवर्स। ठीक है, इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी भी इन्फिनिटी ऑर्बिट से, यानी कि ये मैंने इन्फिनिटी ड्रा की है, ये मैंने इन्फिनिटी लिखा है। अब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, इधर मैं फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर, इधर मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी का स्क्वायर लिख देता हूँ इधर। ठीक है, अब अगर आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन्फिनिटी, अब अगर इन्फिनिटी 1/∞ होता है 0 के बराबर, 1/1 होता है यानी कि 1 नहीं होता है, तो हम लोग को जो इधर वैल्यू आती है हमारे पास वो यही आ रही है। ठीक है, 1.09678 10⁻7 ये मैंने यानी कि जो वेव नंबर थे लाइमन सीरीज़ के वो निकाल लिए। अब इसी तरह बिल्कुल मैंने निकाल लेनी है। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे बामर सीरीज़ के। बामर सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती है, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं दूसरी ऑर्बिट के अंदर, यानी कि किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर आ रहा है दूसरी ऑर्बिट के अंदर। n1 इधर हमेशा 2 होगा लेकिन इधर n1 हमेशा 1 होगा। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी कि तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर, इधर मैं पुट करूँगा 2 का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 4, और इधर मैं पुट करूँगा 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद जब मैंने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 15.234 10⁵। अब इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है दूसरी ऑर्बिट के अंदर, कौन से ऑर्बिट से आ रहे हैं चौथे ऑर्बिट से आ रहा है दूसरी ऑर्बिट के अंदर, तो इधर मैं n1 की जगह 2 पुट कर दूंगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और इधर मैं पुट कर दूंगा 16। अब इनका एलसीएम लेने के बाद अगर इसको इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 20.566 10⁵। ठीक है, मीटर इनवर्स। अब इसी तरह अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड ऑर्बिट के अंदर तो इधर मैं पुट कर दूंगा 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, अब इधर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ 1/∞ 0 होता है। ठीक है, इसको अगर मैं 4 के साथ डिवाइड करूँ, डिवाइड करने पर मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 27.401 10⁵ मीटर इनवर्स। यानी कि इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं वेव नंबर्स को, और वेव नंबर के ज़रिए क्या निकालना पॉसिबल होता है वेव लेंथ को। वेव नंबर जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेव लेंथ के, यानी कि अगर हम लोग वेव नंबर को 1 से डिवाइड कर दें तो हम लोग उस फोटॉन की वेव लेंथ को इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई पॉइंट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।